चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज जो टेक्निकल एनालिसिस में जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था फेजेस ऑफ द मार्केट, तो फेजेस ऑफ द मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट करंटली 4 फेज से होकर चलता है। पहला फेज उसका रहता है अप ट्रेंड का, मान के चलते हैं। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, जो सौदे लेकर के वो नीचे से चला था उस सौदे को फिर वो ऊपर बांटेगा। बांटने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड फिर से हो सकती है, या वहां से वो अपने ट्रेंड को चेंज भी कर सकती है। किसी भी ट्रेंड को चेंज तभी माना जाता है जब वो किसी भी ट्रेंड का 50% कंज्यूम कर लेगा। जब तक वो 50% के नीचे, जैसे ये अप ट्रेंड है मार्केट हमारी, जब तक इस 50% के लेवल के नीचे नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसके ट्रेंड को चेंज नहीं मानेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहला फेज हमारा जो था आपका अप ट्रेंड का था। दूसरा फेज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े सौदे लोग छोटे रिटेलर्स को बांटते हैं। रिटेलर्स क्योंकि भाव में आ जाते हैं और वो सौदे वहीं सबसे ज्यादा खरीदते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा रिटेलर्स को लॉस होता है, क्योंकि वो जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तब वो पोजीशन नहीं बनाते। जब वो ट्रेंड खत्म होने की पोजीशन कगार में रहता है तब वो जाकर के ट्रेंड में एंट्री करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस उस हिसाब से प्लान नहीं हो पाता है कि उसमें वो सौदे में बैठ सके। इसीलिए सबसे ज्यादा रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज में लॉस करते हैं, या साइडवेज एरिया में लॉस करते हैं। अगर वो साइडवेज में पैसा बनाने लगेंगे तो ट्रेंड वाले में उनका सारा कैपिटल साफ हो जाता है। ठीक, तो पोजीशन किस में? अप ट्रेंड में हमेशा ऊपर की तरफ, मैंने बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन में छोटे ट्रेड देखने हैं, बड़े ट्रेड नहीं देखने हैं। अगर आप बड़े ट्रेड देखने जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉप लॉस ज्यादा लगते हैं। ठीक, दूसरा उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरती भी जाएगी, नया हाई नहीं बनाती, नए लो बनाते हुए चलती है। और उस डाउन ट्रेंड में ज्यादातर सेलर्स या सप्लाई ज्यादा होता है। तो सप्लाई जब तक ज्यादा रहेगा, जब तक ज्यादा रहेगा तब तक आपको उसमें सेल की तरफ ही देखना है, जब तक मार्केट रुक नहीं जाती। मार्केट रुकेगी किसी न किसी सपोर्ट पर जाकर के, और जहां पे रुकती है उसी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। उस फेज में सेलर्स के द्वारा लाया हुआ मार्केट नीचे प्रॉफिट लॉक किया जाता है, बुक किया जाता है। तो मार्केट एक एरिया पर सपोर्ट पर रुकती है, और उसी रुकने के दौरान बायर्स को पोजीशन बनाने का मौका दिया जाता है, और उसी पोजीशन में अगर बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर ली तो मार्केट अपने ट्रेंड को घुमा लेती है। अगर अपनी पोजीशन मजबूत नहीं कर पाएगी तो मार्केट अभी और कंटिन्यू नीचे की तरफ चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कंसोलिडेशन फेज आए तो ये सोचकर मत बैठिए कि मार्केट अब यहां से घूम जाएगी। चांसेस हैं, घूम सकती है, वो पोजीशन हमारी निकलने के बाद पता चलती है। जब मार्केट हमारे ट्रेंड में आएगा या अपने लेवल को काटेगा, अपने फेज को पार करेगा, उसके बाद कहीं जाकर के वो ट्रेंड चेंज करेगा या कंटिन्यू करेगा। ठीक, सबसे ज्यादा पैटर्न के ट्रेड पर नजर बनानी होती है किन दो फेजों में? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में और कंसोलिडेशन फेज में। क्लियर हो गई बात? फिर पांचवी मार्केट हमने बताया चॉपी मार्केट, जिस समय मार्केट किसी भी सपोर्ट व रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है। तो उसके 2 कारण हमने बताए। पहला कारण है चॉपी मार्केट का कि किसी मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट शार्पली आ गई तो भी होगा। दूसरा, किसी न्यूज का फैक्टर होगा तभी मार्केट वॉलेटाइल होती है ज्यादा और चॉपी मार्केट बनाती है, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करते हुए दिखाई देती है। ठीक, तो मार्केट में ट्रेड करने के 2 ही बेसिक नियम है। पहला नियम है कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान, ये नियम है। दूसरा नियम है ऑलवेज बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। गिरती हुई मार्केट में खरीदने के लिए जाइए और ऊपर चढ़ती हुई मार्केट में बेचने के लिए तैयार रहिए। क्या लॉजिक है? जब आप गिरती हुई मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपके स्टॉप लॉस छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। वहीं चढ़ती हुई मार्केट में जब आप बेचने जाओगे या सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग करोगे तब भी आपके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ छोटे होते जाएंगे। इसीलिए यही 2 नियम, इसी 2 नियम पे मार्केट हमारी चलती है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है मार्केट। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मार्केट किसी भी एरिया में जाके रुकेगी, जैसे ये यहाँ से आपको रिजेक्शन दिख रहा है, ये दिखा, यहाँ से गिरी, यहाँ से ऊपर की तरफ आए। हर एक मार्केट के रुकने से लेकर के घूमने तक का मूवमेंट जो भी होता है वो किसी न किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से ही होता है, तो उसी के ऊपर ही होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको क्लियर हो गया वो लॉन्ग टर्म में या मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ अपने ट्रेडिंग को जब उठा के देखेगा तो उसकी पोजीशन ग्रीन ही रहेगी, कैपिटल ग्रीन ही रहेगा, रेड नहीं होगा।
सबसे बड़ी दिक्कत होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और उसमें भी मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना। ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचान लोगे तो फिर आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और टारगेट बड़े होने लगेंगे, तो फिर आप ट्रेडर की श्रेणी में आ जाओगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी आपको? जहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलती है वो सपोर्ट हो गया, और जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है वो रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग अपनी जरा एक सामाजिक भाषा में आते हैं। सामाजिक भाषा में सपोर्ट से होता है कि जिसकी मदद से आप उठते हो। जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया या इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसका मतलब हुआ कि आप जब गिर रहे थे, जब आपकी स्थिति गंभीर हो रही थी, जब आप परेशान हो रहे थे, तो किसी का आपने सपोर्ट लिया, है ना, सहारा लिया, उस सहारे से आप बाउंस हुए। इसका मतलब है कि सपोर्ट हमेशा गिरती हुई मार्केट में देखना है। सपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है? गिरती हुई मार्केट में। जब आपका डाउनफॉल होता है, जब आप परेशान होते, तभी आप सोचते हो यार कोई थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हम निकल जाएंगे, यही तो सोचते हो आप ना। तो सपोर्ट हमेशा गिरती हुई मार्केट में ढूंढो, रेजिस्टेंस में ढूंढने दे। गिरती हुई मार्केट में क्या ढूंढना है? सपोर्ट। और चढ़ती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढो कि हमको कौन सी चीज हमको नीचे गिरा सकती है, तो रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो। अब मैं सक्सेसफुल रास्ते पे चल रहा हूँ, किसी एक पाथ पे चल रहा हूँ, और जब ऊपर की तरफ चलूंगा तो मुझे ये ढूंढना होता है कि मुझे क्या चीज गिरा सकती है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चढ़ती हुई मार्केट में देखना होता है कि ऊपर कहाँ पे है, और सपोर्ट गिरती हुई मार्केट में देखो कि मार्केट जब गिर रही है तो सपोर्ट जरूर ढूंढो पहले कि सपोर्ट है कहाँ पे इसका। क्लियर होगी बात? अब आते हैं सपोर्ट से हमको मार्केट बाई की तरफ देखना है। जब सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो सपोर्ट से हमको कौन सा सौदा देखना है? बाई का देखना है। वही रेजिस्टेंस से हमको क्या देखना है? सौदे को सेल करने के लिए देखना है, वहां से मार्केट गिरेगी। क्लियर हो गई बात ना? अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे? किसी भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे? ठीक, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनेगा वो दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है नई एंट्री से बनना, एक होता है नई एंट्री से बनना। जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्राइस अच्छा लगा, उस प्राइस पर बहुत सारे सौदे लग गए, तो वो सपोर्ट की तरह होगा। जैसे मान लीजिए प्राइस चल रहा था 480 रुपए किसी एक चीज का, और यहां से अचानक से मार्केट में बहुत ढेर सारे लोग आ गए, ठीक, और ये प्राइस यहां से शूट होके ऊपर चली गई। जब शूट होके ऊपर गई तो ये जो शूट हुआ ना, ये किस कारण से हुआ? तो आप कहोगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट शूट होकर के ऊपर गई। तो एक हुआ न्यू बाइंग या न्यू पोजीशन की वजह से, न्यू पोजीशन की वजह से मार्केट में बाइंग आई, है ना, तो ये भी सपोर्ट बनाएगा। क्यों? अगर किसी ने इस रेट पर 480 पे खरीदा है, तो जब तक 480 का रेट कटेगा नहीं, जब तक ये सौदा बेचेगा नहीं, तब तक ये 480 का रेट कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कब कटेगा? या इसके अपोजिट में कोई जो है सेल करने वाला आदमी, वो इससे ज्यादा क्वांटिटी लेकर के आ जाए, है ना। अब हम मान लेते हैं कि 520 तक मार्केट गई, और यहां से किसी सेलर ने पोजीशन बनाई जिसमें टोटल उसने 5 लाख या 50,000, नॉर्मल रेट लेके चलते हैं कि 50,000 ऑर्डर मारा, और इन्होंने जो उठा करके लेके गए थे वो 20,000 ऑर्डर लेकर के बैठे हुए थे, है ना। अब बताइए क्या होगा? अब तो 20,000 ऑर्डर का कंज्यूम हो जाएगा ना, और 50,000 का ऑर्डर इनका ज्यादा बड़ा है, तो ये सौदे को दाबते हुए जाएंगे और ये सपोर्ट कर जाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हमारा सपोर्ट किस हिसाब से बना? तो पहला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का तरीका होता है कि हमारा जो पोजीशन होता है, नई पोजीशन जनरेट होती है, तो हमारा सपोर्ट वहां बनता है। क्लियर होगी बात? और यहीं पर अगर नई पोजीशन बनेगी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? जब किसी का स्टॉप लॉस कटता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे अगर इन्होंने 50,000 पोजीशन डाली है सेल के लिए, तो ये सौदा ऐसे नीचे गिरता हुआ आएगा और 480 के रेट को काट देगा। तो ये जो 480 पे जिन्होंने अपना सौदा बेचा नहीं ना, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा 470 का, मान लेते 470 का उन्होंने लगा रखा है। तो 20,000 की जो क्वांटिटी थी ना, पहले तो 85,000 थी, अब जब यहां पहुंची ना, तो 20,000 वाला भी तो सेल साइड में चला गया। 50 और 20 कितना हो गए? 70। ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्टॉप लॉस कटा ना, सिस्टम जनरेटेड था, आपने पहले प्राइस बता दिया, भैया अगर लेना हो 98 रुपए में ले लो। उसने कहा ठीक हम ले लेंगे भैया 98। वो आया 95 पहुंच गया, तो 98 तो आपका सौदा बिक गया ना, तो सौदा गया कहां? वो लेकर रख लिया अपने पास, स्टॉक रख लिया उसने। तो ये भी तो मेन हो गया ना।
पहले 85,000 लोग थे, अब इसका स्टॉप लॉस करिए तो 50 और 20 70,000 लोग और हो गए, 20,000 लोग और बढ़ गए उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में दो प्रकार से बनता है। पहला होता है नई पोजीशन बनने की वजह से, और दूसरा होता है आपका स्टॉप लॉस कटने की वजह से। अब इसमें समझाइए हमको कि कौन सा नई पोजीशन से बना है, कौन सा स्टॉप लॉस कटने से बना है। तो ये जो यहाँ पे पोजीशन बनाई गई सेल की तरफ रेजिस्टेंस पर, ये 50,000 क्वांटिटी जो लगी थी, ये बनी थी नई पोजीशन, है ना। जब ये नीचे आने लगा तो यहाँ पे जो 20,000 लोग खरीद के बैठे हुए थे, उनको लगा मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, और वो सौदा किसी कारणवश नहीं काट पाए, तो उनका ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस में हिट हो गया। जब स्टॉप लॉस में हिट हुआ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काटा ना उनका, तो उनका जो बाई का ऑर्डर था, भाई दो ही तरह से सौदा वो निकाल सकते थे, या तो प्रॉफिट में बेच लेते या तो नुकसान में बेच लेते, भाई दो ही तरह से सौदा निकलेगा। तो प्रॉफिट में वो नहीं बेच पाए, जब मार्केट आई नीचे तो उन्होंने 20,000 लोगों को बाहर कर दिया और नुकसान में उन्होंने बेचा, तब भी तो 20,000 क्वांटिटी और ऐड हो गई ना। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हमारा स्टॉप लॉस कटने की बात बनता है। अब इन दोनों में मजबूत कौन होता है? तो ये समय समय की बात है, कभी ये बहुत मजबूत हो जाएगा, कभी ये बहुत मजबूत हो जाएगा। ये कैसे? ये कौन सी बात बोल दी आपने? देखो, अगर डिमांड कस के बढ़ा हुआ है ना, तो समय की बात है, नई पोजीशन यहाँ भी बनती चली जाएंगी, है ना। अगर डिमांड और सप्लाई में या कोई न्यूज फैक्टर या कुछ नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से सेलर कहेगा चलो ठीक खत्म हो गया काम, फिर से बेचो नीचे आओ, है ना। इसका सीधा सा उदाहरण है शूट अप मार्केट का। जैसे डिमांड की बात कर रहे थे ना, तो डिमांड में आप देखो एक समय न्यूज आई थी कि सरकार जो है नमक के दाम बढ़ाने वाली, तो याद है 17 रुपए 12 रुपए का नमक का पैकेट था, लोगों ने 200 रुपए नमक के पैकेट खरीदे। क्यों खरीदा? क्योंकि उनको ये चीज लगा कि हमारा सप्लाई बहुत ज्यादा होने वाला, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, सप्लाई कम होगी, डिमांड बहुत बढ़ गया, लोग उतने खरीद के रखना शुरू कर दिए। तो डिमांड ही मेन खेल होता है नई पोजीशन बनाने का, सप्लाई ही मेन खेल होता है नई पोजीशन बनाने का। समझ में आ गया? अब जिन्होंने 200 रुपए का नमक खरीद लिया, ठीक, अब उनको पता है 200 रुपए का नमक लेकर के आए हैं, बढ़िया 50 बोरा मंगवा लिए, 50 पैकेट मंगवा लिए, बाद में पता चला तो फालतू की न्यूज थी भैया, तो उन्होंने क्या किया, 150 रुपये में लगा के स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो किसी को लगा कि भाई साहब मार्केट, जिसको खबर देर से पहुंची, उसको लगा कि यार मार्केट ऊपर गई, 150 रुपये मारा, खरीद लो, है ना, ये सेल कर दो। तो मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ा दिया, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया? जब स्टॉप लॉस उड़ा, मार्केट वापस नीचे गिरी। अब समझ में आई? डिमांड सप्लाई समझ में आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया। डिमांड कहां पे होता है? सपोर्ट पर। सप्लाई कहां पे होता है? रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ चलने के लिए देखना है, रेजिस्टेंस से मार्केट हमको नीचे की तरफ देखना है, ठीक। ये हो गया हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं? तो जो बेसिक होता है सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे और ऑर्डर वही चलेगा। सबसे पहले आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्राइस सपोर्ट, जो प्राइस एक्शन वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा आपका होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा आपका होता है फेबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस। और चौथा आपका होता है इंडिकेटर बेस्ड। ये चार प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जो ऑर्डर लिखा हुआ है वैसे ही उसकी इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल, आपने इसको मास्टरी कर ली, जरूरत नहीं इनको पढ़ने की। आपने इसको मास्टरी कर ली सेकंड वाले को, तो कभी कदार आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए हॉरिजॉन्टल की। आपने इसको मास्टरी कर दी तो जरूरत नहीं इन दोनों की, ठीक। लेकिन कभी कदार ऐसा हो सकता है कि आपको इन दोनों में से किसी एक का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक। तीसरा इंडिकेटर सबसे वीक होता है। जैसे मूविंग एवरेज आप भी लगा के बैठ सकते हो, मूविंग एवरेज जितने लोगों को मिलेगा डायरेक्ट लगा लेंगे, उनको तो पता है मूविंग एवरेज में क्या होता है। तो मूविंग एवरेज की पोजीशन जैसे आपको दिख रही है वैसे बड़े ट्रेडर को भी दिख रही है, वो सब जानते हैं भाई क्या उनका मूविंग एवरेज लगा हुआ, जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ काट देगा। समझ में आई नहीं है? तो इंडिकेटर इसीलिए वीक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर कभी भी इंडिकेटर पे काम नहीं करता। हमारे चार्ट को आप रेगुलर देखिए, मैं कभी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं अपने प्राइस एक्शन को या अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, अपनी पोजीशन को और एक्यूरेट करने के लिए, ये कर सकते हो। लेकिन इंडिकेटर लगा करके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना फिर उस पर एक्शन करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इंडिकेटर आपको नुकसान पहुंचा देगा।
लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर इंडिकेटर लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना, आपकी क्वेश्चन साइजिंग अच्छी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड लास्ट में इंडिकेटर रेजिस्टेंस। इंडिकेटर आपके पास बहुत है, ट्रेंडिंग में देख लीजिए 999 इंडिकेटर से ऊपर ही मिलेंगे, अब उतने पढ़ नहीं पाओगे। ज्यादातर जो इंडिकेटर चल रहे हैं उसमें आपकी जो इच्छा होगी इंडिकेटर बता दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। समझ आ गई बात की नहीं। तो इंडिकेटर में नहीं हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग हमको लगाना है हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची। इसका ओवरव्यू हम अभी तुरंत बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसमें प्राइस की मुख्यता होती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो प्राइस को दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि कल के दिन आप किसी सब्जी मंडी में गए और आपने कहा कि आलू का रेट जो है, कल पूछा अपने सामने वाले शॉपकीपर से, तो उसने कहा भाई साहब आलू जो है हमारे यहाँ 120 रुपए केजी चल रहा है, या केजी मान चलते, छोटा रेट रहेगा, 120 रुपए केजी है। आपने कहा यार 120 रुपए केजी महंगा, थोड़ा कम कर लो, ठीक। तो फिर कहा बताइए भाई अपना दाम बताइए, आप कितना चाहिए आपको। तो आपने कहा कि हम 80 रुपए में आपसे लेंगे। आपने क्या कहा, 80 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हम आपसे लेंगे। 2 डेटा बोला, उसने कहा नहीं इतने नहीं हो पाएगा। तो कितने, 100 रुपए, ना हमारी ना आपकी, 100 रुपए केजी कर लो। अब ना 3 रेट आए ना, पहला रेट हो गया हाई का, दूसरा रेट हो गया लो का, और तीसरा रेट हो गया आपका क्लोज का। ये 3 इंपॉर्टेंट रेट है। समझ में, मार्केट कहीं खुली हाई पे गई, ठीक, उसके बाद आया 100 रुपए का, फिर 80 केजी में आया। अगले दिन आपने फिर गए वही मंडी, आपने पूछा क्या रेट है, उसने कहा भाई साहब 180 रुपए केजी या 150 रुपए केजी। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 150 रुपए केजी ले लोगे। क्यों, आपको क्या, कल तो हम 100 रुपए में लेके गए यार, यही तो कल तो हम 100 रुपए में लेकर के गए। आपने पिछले डेटा का इस्तेमाल किया सामने शॉपकीपर को मैनिपुलेट करने के लिए, किया कि नहीं किया। सेम मार्केट करता है। मार्केट अगर आपको हाई पे खुलते हुए दिखाई देगी, हाई के ऊपर या कहीं पे भी दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं जब तक डिस्काउंट, आप ही नॉर्मल स्वभाव की मैं बात करता हूं, आप अगर 120 की चीज अगले दिन 150 में मिल रही है, 80 180 मिल रही है, आप क्या खरीदोगे उसको, नहीं खरीदो भाई, महंगा है मेरे लिए, मैं क्यों खरीदूंगा उसको, थोड़ा सा डिस्काउंट करो मैं ले लूंगा। समझे ना। इसीलिए कभी भी गैप अप खुल जाती मार्केट, कभी भी डायरेक्ट बाई करने मत चाहिए, डायरेक्ट नीचे खुल जाती डायरेक्ट सेल करने मत चाहिए। आपने क्या कहा, डिस्काउंट दो, तो आपके पास 3 ही डेटा थे ना जिस पर आपने रेट, आपने डिस्काउंट किस पे कहा, आपने कहा कल की क्लोजिंग पर आओ या कल के हाई पर आओ तो हम सौदा लेंगे। आपके मुंह से पहला शब्द ये निकलेगा कल तो हम लेके गए थे 100 रुपए में। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पिछले दिन का क्लोज, ट्रेडिंग के लिए पिछले दिन का क्लोज। आप जब भी नोट करिए, आप ये सो कॉमन ह्यूमन मेंटेलिटी की बात हो रही, साइकोलॉजी की बात हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहीं से डेवलप होगा आपका। आप जैसे मार्केट में जाते हो अगले दिन और आपको 150 रुपए का सौदा बताता है, आप कहते हो तो कल मैं 100 रुपए में लेके गया हूं, फिर भैया 120 बता रहे थे तो 100 रुपए हम लेकर के गए हैं। आपने 2 ही डेटा क्यों बोला और बीच की बात क्यों नहीं बोली आपने। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पिछले दिन से मार्केट अगले दिन इंपैक्ट होती है, होती कि नहीं होती। तो 100 रुपए क्या हो गया आपका पाइवोट पॉइंट, पिछले दिन का जो मार्केट का क्लोज होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट होता है। दूसरा, पिछले दिन का हाई ऊपर का लेवल। अगर सौदा वाकई महंगा है, डिमांड ज्यादा होगी तभी महंगा होगा, तो डिमांड कितना भी ज्यादा होगा कुछ ना कुछ करेक्शन दिखाते हुए 120 के आसपास आते हुए मार्केट दिखाई देगी आपको। फिर आपको वहां से अगर लगा है अरे यार ठीक है 150 रुपए की चीज है, हो सकता है आज महंगा है, 120 रुपए में ले लेते हैं, 20 रुपए महंगा ही खरीद लेते, थोड़ा वो गिरा तो थोड़ा हम चढ़ करके जाएंगे, सौदा तभी तो डन होगा, ट्रांजेक्शन होगा। वो अपनी जीत पे रहेगा, हम अपनी जीत पे रहेंगे तो हो ही नहीं पाएगा सौदा। आगे बात समझ में नहीं। तो 3 लेवल 120, 80 और 100, ये जो 3 हाई, लो और क्लोज, ये 3 डेटा अगले दिन की ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिस डेटा को हम लोग मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ये आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, समझ में आया। इसके अलावा क्या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब मार्केट में सहालक चल रही थी, अभी एग्जांपल लेते हैं दीपावली की। माने दीपावली हमारे यहाँ होता है तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति डिमांड होने की वजह से रेट जो चीज 80 रुपए की वो आपको 500-500 रुपए 400-400 रुपए में मिलती। क्यों, डिमांड बहुत ज्यादा थी उसमें होती ना। अब 3 दिन 4 दिन दीपावली के लिए शॉपिंग होती, पहले दिन आप गए तो आपको हो सकता है उस रेट में चीजें ना मिले,
सस्ती मिले, अगले दिन जाओगे थोड़ी महंगी मिलेगी, और अगले दिन जाओगे बहुत बढ़िया होगी बढ़िया। और जो मेन दिन होता है उस दिन आप शाम को चले जाइए, कोई डिस्काउंट का ऑफर नहीं दिखाई देगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेम हियर यहाँ पे भी पिछले दिन से भी पहले का डेटा होता है, तो स्विंग लो बोलते हैं उसको, स्विंग हाई बोलते हैं, है ना। अगर आप ट्रेड करने के लिए उतरोगे तो सबसे पहले पिछले दिन का हाई लो और क्लोज इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद स्विंग लो और स्विंग हाई इंपॉर्टेंट होता है। वो स्विंग लो मतलब जहां से मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट घूमा,